तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ये क्या होता है। देखो, ऊर्जा को न तो क्या है नष्ट कर सकते और न ही ऊर्जा को क्या है उत्पन्न कर सकते। इसे केवल क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। तो पता लग गया प्यारे बच्चों सभी को। जैसे कि हमारा विद्युत बल्ब है, बल्ब का काम क्या है, ये विद्युत ऊर्जा, क्योंकि जो हमारी विद्युत ऊर्जा आती है उसे क्या बदलता है ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मा का मतलब क्या है, सब प्रकाश देता है, तो ऊष्मा हीट तो होती है वहाँ पर, क्योंकि बल्ब के चारों ओर क्या है गर्म गर्म रहता है शुगर देखो, तो बल्ब भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो पता लग गया प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो क्या है, ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते और न ही इसे हम उत्पन्न कर सकते। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे हम कि इस नियमानुसार, तो प्यारे बच्चों पता लग गया, इस नियमानुसार ठीक है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। ठीक है मेरे बच्चों, इसे केवल क्या है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। तो यही क्या है हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखे तो हमारा क्या है विद्युत बल्ब है। तो जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब का काम है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी ये तो होगा हमारा स्रोत उपकरण, और जो क्या है ये ऊर्जा का रूपांतरण की किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो प्यारे बच्चों ये है क्या विद्युत ऊर्जा को मैंने बताया था आपको किस में प्रदर्शित करता है, प्रकाश, परिवर्तित प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या होगा विद्युत मोटर। देखो जो विद्युत मोटर होता है क्या होता करता है, ये विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक आता है हमारा जनरेटर, विद्युत जनरेटर। तुमने जनरेटर में देखा होगा कि वो सापट सी उसकी जब घूमती है तो क्या है बिजली उत्पन्न होती है, तो उस सापट में होती है यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदल जाती है वो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है ये क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आई होप प्यारे बच्चों इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल ही है। तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा क्या है वो
यहाँ से आपको एक एग्जांपल और लिख देते हैं हम, सोलर सेल। देखो जो सोलर सेल होते हैं, जो सोलर प्लेट है, उनमें क्या होता है, सौर ऊर्जा होती है, और सौर ऊर्जा से क्या है, हमारे पंखे चलते हैं, टीवी भी चल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सोलर प्लेट का जो काम है क्या है, वो सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है, देखो टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, कि मुक्त रूप से गिरते, ठीक है, यानी कि मुक्त रूप से गिरते या गिरती किसी वस्तु के लिए ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो, मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के लिए जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये नियम है कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, ठीक है, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। हमने मान लिया कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से क्या है, h ऊंचाई पर है। ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी, और जो है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, ये मान ली। अब हमने मान लिया कि जब ये h ऊंचाई पर स्थित है, जब भी किसी वस्तु को ऊपर से गिरा जाता है मुक्त अवस्था में, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि उसमें u बराबर क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ पर जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0। अब हमने मान लिया ये तो होगा हमारा बिंदु A, वस्तु क्या है कुछ समय पश्चात किस पर पहुँच जाती है, बिंदु B पर, और कितनी दूरी तय करके, x दूरी तय करके, ठीक है। अब ये बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक कि इसने m द्रव्यमान का जो कण है नीचे की ओर ही तो आएगा, जब इसने यहाँ से यहाँ तक x दूरी तय कर ली, तो जो ये दूरी बचेगी h में से क्या बचेगी, हमारी वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक h माइनस एक्स ही तो बचेगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया हो सभी के, ठीक है। क्योंकि ये बताओ ये पूरी तो है h में से मैंने x निकाल दी तो h माइनस एक्स ही तो होगी, तो इतना पार्ट कितना बचा, h माइनस के x। क्योंकि ये बताओ जब हम टोटल लेंथ करते हैं x प्लस के h माइनस एक्स, तो माइनस एक्स थे प्लस एक्स कैंसिल, तो उसका मतलब क्या बचेगा, केवल एच बचेगा। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। अब देखो जो हमारी क्या है, मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड का ऊर्जा संरक्षण करना है हमें, तो ऊर्जा जो संरक्षण होता है क्या होता है दूसरी भाषा में, कि मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो क्या लिखेंगे हम, कि मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की सभी, यानी हम लिखेंगे यहाँ पिंड की सभी बिंदुओं, पिंड की, ठीक है, सभी बिंदुओं पर कुल ऊर्जा, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा प्यारे बच्चे होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में क्या है, हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। क्या उत्पत्ति में क्या है कि माना, देखो उत्पत्ति का मतलब है कि यहाँ पर भी यही होगा, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी सभी जगह जो हमारा मान आएगा सभी जगह समान आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या है, ये इस बिंदु पर m बिंदु जो हमारा द्रव्यमान m है, ए बिंदु पर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का योग। फिर इस बिंदु पर निकाल लेंगे b पर, फिर c पर, तो सभी जगह क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि नियत होता है। तो माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु क्या है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है मेरे बच्चों, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर स्थित है, तब इसकी क्या निकालो, सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे लिख दो, तब इसकी बिंदु A पर, क्योंकि बिंदु A क्या हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, तो स्थितिज ऊर्जा हमने मान ली कितनी है, बिंदु A पर UA मान ली। तो UA बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, mgh, ये तो लिखवाया था मैंने, U बराबर mgh, क्योंकि कितनी हाइट पर है, h पे, तो ठीक है। अब तथा
अब इसकी क्या निकालो, इसकी गतिज ऊर्जा। अब हमने गतिज ऊर्जा मान ली के ए, तो के ए बराबर क्या होता है 1/2 mv²। लेकिन हमें पता है कि बिंदु ए पर जो इसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है हमारे पास 0, क्योंकि ए क्या है इस पर 0 ही है। क्योंकि क्या है देखो, जो बिंदु ए है हमारा क्या है मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, तो इसका मतलब इस बिंदु पर क्या होगा हमारा वेग का मान 0। तो जो के ए है हमारी टोटल कितनी आ जाएगी 0। तो तब क्या करते हैं हम, तब यांत्रिक ऊर्जा, तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब होता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब ये बताओ, जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मान तो है हमारा 0 और पी का मान कितना आया है mgh। तो यहाँ से जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा आएगी कितनी आएगी mgh। ठीक है मेरे बच्चों, आपको क्या है इसे इतना करने के बाद, ठीक है, इसका आगे का पार्ट करते हैं अब हम, क्योंकि हमने बिंदु ए पर निकाल ली इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी है mgh है। अब बिंदु बी पर रह गया हमारा, तो बिंदु बी पर रह गया। अब दूसरा पॉइंट डालो बिंदु बी पर। तो प्यारे बच्चे बताओ बिंदु बी पर क्या है, किसी वेग से आई होगी, ठीक है, और हमारे पास जो बिंदु बी पर वेग है वो नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास x है और प्रारंभिक वेग u है और गुरुत्वीय त्वरण g है और नीचे की ओर गति कर रही है, इसका मतलब इसमें त्वरण भी होगा। तो यहाँ से क्या है बिंदु बी पर सबसे पहले हम वेग निकाल लेते हैं। तो बिंदु बी पर क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले वस्तु का वेग, क्योंकि वेग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या चाहिए हमें, बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा के लिए वेग की भी आवश्यकता होगी। तो वस्तु का जो वेग है, वेग गति के तीसरे समीकरण से, किससे, गति के तीसरे समीकरण से, जो गति का जो हमारा तीसरा समीकरण है वो क्या होता है v² बराबर u² प्लस के 2as। तो यहाँ से हमें v² की वैल्यू ज्ञात करनी। अब हमें पता है कि जो प्रारंभिक वेग है कितना है उसका वस्तु का 0, ठीक है। तो यहाँ से जो 2as है यानी कि 2 एक स्थान पर कितना होगा हमारा g, क्योंकि गुरुत्वीय के अंतर्गत गति कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और s कितना है, ये कितनी दूरी तय करके आया यहाँ से यहाँ तक x। तो यहाँ से ये बताओ कि जो v² की वैल्यू मिली कितनी मिल गई 2gx। तो तब क्या ज्ञात कर दो, तब गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होगी गतिज ऊर्जा बराबर किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 mv²। और हमें पता है कि जो हमारी v² की वैल्यू है कितनी है 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल, तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी मिल गई mgx। तब क्या है स्थिति के कारण किस पर, बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा। तो बिंदु बी पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी हमने कितनी मान ली है UB, ठीक है। इसे हम क्या है KA भी मान सकते हैं, तो UB मान ली। तो UB बराबर क्या होता है mgh। mgh का मतलब होता है कि जो वस्तु है पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई पर होती है, तो पृथ्वी तल से यहाँ पे जो वस्तु है वो कितनी ऊंचाई पर है h माइनस के x दूरी पर ही तो है, ठीक है। अब ये बताओ, तो हमने इसमें कर दी मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा mgh माइनस के mgx। तो हमारा जो u की वैल्यू आ गई थी, हमारी u की वैल्यू कितनी थी mgh माइनस के mgx, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में क्या है हमारी UB आ गई। तब हम क्या निकालते हैं, जो बिंदु B है, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, यानी बिंदु B पर गतिज ऊर्जा। हमें पता है कि बिंदु B पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 mv², क्योंकि हमने जो बिंदु B है, बिंदु B पर भी वेग कितना माना है, इतना माना है, तो m गुणा। लेकिन जो हमारे पास v² की वैल्यू है वो कितनी आई थी अभी 2gx, क्योंकि जब हमने वेग निकाला था गति के समीकरण से तो ये आई थी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बताओ यहाँ से KB बराबर कितना आएगा हमारा mgx।
तो तब क्या ज्ञात करते हैं हम, तब कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब है यहाँ पे, कुल ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम ई से भी प्रदर्शित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी के बी प्लस के यू बी। तो यहाँ से जो ई बराबर वैल्यू मिलेगी, तो के बी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों हमारे पास, 2g एक्स है हमारे पास, ये एम जी एक्स है हमारे पास, क्योंकि के बी की वैल्यू कितनी है एम जी एक्स, और प्लस के जो यू बी की वैल्यू है कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी एम जी एच माइनस के एम जी एक्स। तो एम जी एक्स से एम जी एक्स खत्म, तो यहाँ से बताओ ई बराबर बिंदु बी पर भी कितनी मिलेगी हमें, एम जी एच। तो देखो ए पर भी यही मिली, बी पर भी यही मिली। अब ज्ञात करते हैं हम बिंदु सी पर। तो बिंदु सी पर जो क्या होगी स्थितिज ऊर्जा, तो हमने कर दी यू सी। तो यू सी बराबर हमें पता है कि जो वस्तु थी वो क्या है, पृथ्वी तल पर ही आ गई। जब पृथ्वी तल पर आ गई तो इसका मतलब क्या, हाइट 0 हो गई। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, एम जी गुणा 0 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इतनी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या है हमारी गति के, देखो जब वस्तु यहाँ से इस वस्तु यहाँ तक आई तो यू का मान तो 0 था हमारा, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी तल पर आई तो वेग तो है नहीं हमारे पास, तो सबसे पहले क्या है, हम वेग को ही ज्ञात करते हैं। तो इस दोबारा फिर क्या लगाओ, गति के तीसरे समीकरण से। अब जो गति का तीसरा समीकरण होता है, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2gh। अब हमने वेग तो यही मानो जू का 2, लेकिन यू का मान कितना है 0 प्लस के 2gh, क्योंकि वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करी, पृथ्वी तल तक h ऊंचाई तय करी। तो ये बताओ कि जो वी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी आ गई, 2gh। तो तब वस्तु की क्या ज्ञात कर दो, अब गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी, के सी बराबर 1/2 m, लेकिन वी स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया है mgh। तो तब बिंदु सी पर गतिज नहीं, यहाँ पे बिंदु सी पर क्या करो, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई सी मान लो इसको, इसको ई भी मान लो, ठीक है प्यारे बच्चों, उससे और आसानी सी रहेगी। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यू सी प्लस के सी ने आगे पीछे कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ई सी बराबर जो यू सी की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी है 0, और के सी की वैल्यू कितनी है एम जी एच, ठीक है। तो यहाँ से जो ई सी की वैल्यू आ गई कितनी आ गई एम जी एच। तो प्यारे बच्चों हमने 3 पॉइंट पर हमारी क्या है गतिज ऊर्जा निकाल दी, और सभी बिंदुओं पर क्या मिली हमें। अतः हम देखते हैं कि क्या देखते हैं हम कि जो बिंदु ए पर कुल ऊर्जा है, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा है, और बिंदु सी पर ऊर्जा है, सभी जगह क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब नियत है, तो क्या कह देते हैं हम तब, ठीक है। मुक्त रूप का मतलब है कि अपने आप घेर दी, मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु का, ठीक है, अपने मार्ग के किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी। तो इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अब, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कुल ऊर्जा नियत रहती है, और ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी। तो अब इसके बाद में क्या है हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, विद्युत शक्ति।
देखो प्यारे बच्चों, जो शक्ति होती है ये क्या होती है, मैंने कार्य पढ़ा दिया था आपको, बस कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति। दर का मतलब क्या होता है, हम समय से भाग देते हैं उस राशि को जिसकी भी हम दर करते हैं। जैसे कि कार्य करने की दर है तो उसका मतलब है W/T। तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, आई होप सभी। तो क्या है ये, कार्य करने की, यहाँ पे और लगा लेना कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो केवल अभी फिलहाल तुम ये वैद्युत काट दो सभी, ठीक है। खाली नहीं खालिस क्या करो, शक्ति शक्ति लिखो। तो कार्य करने की दर को, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ मैंने बता रखी है आपको प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद में अदिश राशि है तो हमने मान लिया कि माना T समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य W है, ठीक है। तब देखो जो शक्ति होगी हमारी P बराबर क्या होगी, W/T। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, और नोट करने के बाद क्या है, आपको जब न्यूमेरिकल करा जाए तो न्यूमेरिकल भी करनी है, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक देखो, यहाँ से W का मात्रक क्या होता है, जूल बटे और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, ठीक है। और ये हमारे कहीं में होते हैं MKS और SI पद्धति में, ठीक है। और इसका अन्य मात्रक क्या है, इसके अन्य मात्रक निम्न होते हैं। देखो मैं इन्हें लिख ही देता हूँ, उनके मान भी, जैसे कि 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट। फिर इसके बाद आता है 1 मेगावाट। तो ये क्या है हमारा, 1 मेगावाट होता है 10⁶ वाट। फिर आता है एक अशुशक्ति। एक अशुशक्ति बराबर होता है 740 वाट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आता है प्यारे बच्चों कि जो बल शक्ति है, शक्ति बल तथा शक्ति बल तथा वेग में संबंध, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इनमें हम संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हम जानते हैं कि जो W बराबर होता है, क्या होता है, देखो सदिश के रूप में F वेक्टर डॉट V वेक्टर, क्योंकि जिसके ऊपर ये तीर का निशान लगा देते हैं ना, ये क्या हो जाता है कि ये सदिश राशियाँ है। तो यहाँ से, ठीक है। और तथा चूंकि अब हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, शक्ति। तो P बराबर W का, जो W की जो वैल्यू है F वेक्टर डॉट V वेक्टर, और अपॉन में क्या है T। तो यहाँ से P बराबर, देखो W की वैल्यू क्या है, F वेक्टर डॉट, ये होती है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, सॉरी गलती लिख दी थी, ठीक है। क्या होती है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब यहाँ से जो F वेक्टर डॉट S वेक्टर अपॉन T है, अब ये बताओ विस्थापन बटे समय क्या होता है हमारा, क्या होता है, वेग ही तो होता है। या प्यारे बच्चों तुम्हें 11वीं में पढ़ने को मिलेगा, जब भी दो राशियों के डॉट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसे जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं और इनके वेक्टर हटाते हैं तो इसके साथ कोस थीटा लग जाता है। और ये दिन के बीच में क्रॉस होता, तो जब भी इन्हें वेक्टर को इसे हटाते हम क्रॉस को, तो इनके बीच में लग जाता है साइन थीटा। इसे तो बोलते हैं हम अदिश गुणनफल, और क्रॉस वाले को बोलते हैं सदिश गुणनफल। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, इसका मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा शक्ति का एक फॉर्मूला मिला, मेन फॉर्मूला क्या मिला, शक्ति बराबर बल गुणा
वेग। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। आपका जो ये चैप्टर था, चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्या है, न्यूमेरिकल चलाएंगे। तो प्यारे बच्चों जितने भी आपको इस चैप्टर में वर्क कराया गया है उसको अच्छी तरह से याद कर ले, और याद करने के साथ साथ ही जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें भी प्रिपेयर कर ले अच्छी तरह। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।